हेलो स्टूडेंट, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं प्रमोद कुमार रंगित आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की जलवायु। कल अपन ने इसका एक भाग पढ़ लिया था कि राजस्थान की जलवायु क्या होती है या जलवायु किसे कहते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन इसी भाग को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान की जलवायु, ठीक है, राजस्थान की जलवायु कल अपन ने पढ़ा था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब जलवायु की विशेषता क्या, राजस्थान की जलवायु जो है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं अपन कि राजस्थान की जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो विशेषता के अंदर जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है जलवायु प्रदेशों की विभिन्नता। जलवायु प्रदेशों की विभिन्नता, जलवायु प्रदेशों की विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता। इसका मतलब जलवायु प्रदेश की विभिन्नता का मतलब है कि जैसे राजस्थान के अंदर कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे शुष्क जलवायु, दूसरी अर्धशुष्क, तीसरी आ जाएगी उपाद्र और चौथी कौन सी है, आर्द्र जलवायु। मतलब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सभी के अंदर एक ना पाए जाकर सब में अलग अलग मिलेगी। जैसे शुष्क जलवायु, तो ये जलवायु आपको मरुस्थल में मिलती है, ठीक है ना, मरुस्थलों के अंदर मिलेगी। इसी प्रकार अर्धशुष्क जो है ये अपने बांगरपुर क्षेत्र है, जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, नागौर है, पाली है, राजसमंद, पाली के अलावा जालौर है, बाड़मेर है, इसी क्षेत्रों के अंदर है। तो अर्धशुष्क जलवायु मतलब इस भाग में वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर होती है। उपाद्र जलवायु जो है ये मैदानी भागों में पाई जाती है, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और यहाँ पर 100 से ज्यादा वर्षा होती है, साल के अंदर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी आपको, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि जलवायु जो है विभिन्न प्रदेशों के अंदर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। दूसरी, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की क्या पाई जाती है भाई, अनिश्चितता पाई जाती है। और वर्षा की अनिश्चितता से मेरा मतलब है कि तो इस प्रकार से राजस्थान में जो वर्षा है उसकी क्या पाई जाती है, अनिश्चितता। मतलब कई जगह जो है कई बार वर्षा अधिक हो जाती है और कई बार वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, अकाल की स्थिति बन जाती है। तो ये भी कई बार बहुत बड़ी स्थिति बन जाती है। मतलब कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि राजस्थान में अकाल पड़ जाता है। और अगर बात करें हम पश्चिमी राजस्थान की, तो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर हर 4 साल में, हर 4 वर्ष में एक बार अकाल पड़ता है, ठीक है। अकाल मतलब अन्न, चाय और पानी की कमी आ जाती है। तो वर्षा की अनिश्चितता सबसे ज्यादा होती है, कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, और कई बार बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है राजस्थान की जलवायु की, वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे दे रहे हैं इसमें सामयिक वर्षा, सामयिक वर्षा, सामयिक वर्षा। सामयिक वर्षा का मतलब यह है कि राजस्थान में जो वर्षा है वो केवल मानसून से प्राप्त होती है। मानसून मतलब 90% जो वर्षा है वो अपने को वर्षा ऋतु में प्राप्त होती है। और वर्षा ऋतु में कब प्राप्त होती है, जून से सितंबर के बीच में, ठीक है ना, जून से सितंबर। जून में तो नहीं होती, कई बार जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने जो है इनके अंदर लगभग 90% वर्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा शीत ऋतु में, शीत ऋतु के अंदर 10% वर्षा अपने को मावट से प्राप्त होती है। मावट
ठीक है ना, माउंट से भी कई बार बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, पश्चिमी विक्षोभों से। माउंट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और अपने राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर ये कई बार बारिश करवाते हैं। तो सामयिक वर्षा इसकी एक और खासियत है। इसके अलावा वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण, ये एक और खासियत है इसकी। असमान वितरण से मतलब है कि राजस्थान में समान वर्षा नहीं होती है। जैसे पश्चिमी भाग में जो मरुस्थलीय भाग है उसके अंदर 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसी प्रकार जो बांगड़ क्षेत्र है इस भाग में लगभग 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मैदानी भाग जो है इस मैदानी भाग में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो आर्द्र क्षेत्र है पठारी भाग, इस भाग में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में वर्षा का वितरण भी क्या है? असमान वितरण है। कई जगह वर्षा अधिक होती है और कई जगह क्या होती है? कम हो जाती है। कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है और कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है अकाल की स्थिति है वो बन जाती है। ठीक है, एक इसकी विशेषता क्या है? तापमान में विविधता है। तापमान में विभिन्नता, तापमान में विभिन्नता की इसकी एक और खासियत है। तापमान में विभिन्नता का मतलब कि यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है, राजस्थान का जो एवरेज टेम्परेचर है वो शीत ऋतु के दौरान 12 से 17 डिग्री, शीत ऋतु में 12 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो वितरण में तापमान भिन्नता भी ना, जबकि अपने दक्षिणी भारत में जाके देखो आपको तापमान भिन्नता नहीं मिलेगी। लगभग टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का क्या रहेगा? समान ही रहेगा। तो राजस्थान में ये भिन्नता पाई जाती है। दूसरी इसकी और क्या खासियत है कि जो ये तापमान में जो विभिन्नता पाई जाती है, इस विभिन्नता में जैसे कई बार क्या होता है कि शीत ऋतु में जो तापमान है, शीत ऋतु में तापमान माइनस में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जैसे अपने फतेहपुर है, तो फतेहपुर के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो कई बार माइनस में 4 डिग्री 5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। कई बार 50 को पार भी हो जाता है, 51 डिग्री 50 डिग्री इसके आसपास में तापमान हवा राजस्थान में चला जाता है। तो इसी के लिए कहते हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों के अंदर सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो तापमान की विभिन्नता होती है। एक आर्द्रता की विभिन्नता है। 6 नंबर है आर्द्रता में विभिन्नता। विभिन्नता, आर्द्रता में विभिन्नता का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जुलाई से सितंबर के जो महीने हैं, इन महीनों के अंदर हवा के अंदर आर्द्रता क्या होती है? ज्यादा। इसके अलावा मार्च से जून, इन महीनों के अंदर हवा में शुष्कता ज्यादा होती है। ठीक है, शुष्कता ज्यादा होती है और गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है समय। ठीक है ना, तो इस प्रकार आर्द्रता में भी क्या पाई जाती है? राजस्थान की जलवायु में भिन्नता मिलेगी। इस प्रकार से ये राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं। अब आगे अपन देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। राजस्थान की ऋतुएं, ऋतु में देखो पहली ऋतु आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ये सभी को पता है ऋतु कौन कौन सी होती है। तो ये जो ऋतु होती है मार्च से जून तक होती है। मार्च से जून, मध्य जून मान लेंगे, मध्य जून के बाद में वर्षा चालू हो जाती है। तो मार्च से जून का जो टाइम है उसको हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। ठीक है,
और ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से शुरू हो जाती है। उसके कारण क्या है, देखो सूर्य जो है, सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो 21 मार्च के बाद, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर आता है, सीधा भूमध्य रेखा पर सीधा आ जाता है। तो जैसे जैसे वो 21 मार्च के बाद में आगे समय निकलता रहेगा, वैसे वैसे जो ये सूर्य है वो धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ आएगा। और 21 जून को सूर्य कहां पर आता है, कर्क रेखा पर आ जाता है, ठीक है ना, कर्क रेखा पर आ जाता है। तो कर्क रेखा पर आता है, तो कर्क रेखा भारत में सॉरी राजस्थान के दक्षिण से निकलती है एकदम से, तो कर्क रेखा को सीधा चमकता है, इसके कारण राजस्थान के अंदर गर्मियां पड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा आता है और 21 मार्च को कहां पर आता है, भूमध्य रेखा पर। जैसे मान लो जैसे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यह आपकी 13.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये मकर, ये मकर, ये भूमध्य, और ये कौन सी है, कर्क रेखा। तीनों रेखाएं आपको पता होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर साल के अंदर 2 बार सीधा चमकता है, इस रेखा पर सीधा साल में 2 बार चमकता है। एक तो 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। इन 2 दिनों दिन रात बराबर होते हैं और भूमध्य रेखा पर ये सीधा चमकता है। उसके बाद में देखो 21 मार्च के बाद में देखो अप्रैल, मई और जून, ये 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा आ गया। तो कर्क रेखा पर जब ये सीधा आता है तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 जून, ठीक है। तो 21 जून तक यहाँ पर रहेगा। 21 जून के बाद में वापस से सूर्य कहाँ पर आएगा, दक्षिण में आना शुरू हो जाएगा, दक्षिण की तरफ वापस आएगा। तो ये जब वापस दक्षिण में आएगा, देखो जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, 23 सितंबर को ये वापस कहाँ गया, भूमध्य रेखा पर आ गया। फिर दिन रात बराबर हो गई, गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है। फिर देखो 23 सितंबर के बाद में देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर आता है तो यहाँ पर इसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और अपने उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, सॉरी सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात होती है और अपने सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को और अपने सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 सितंबर को। सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को, ठीक है। लगभग इसी प्रकार की स्थिति। तो 21 जून को राजस्थान जो है यहाँ पर बसा हुआ है। तो 21 जून को सीधी किरण पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी क्या होती है, बहुत ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु का समय जो है मार्च से 15 जून के बीच में है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसकी वजह से दिन का जो एक दिन जो है 13 घंटा वह 27 मिनट का होता है, ठीक है। 21 जून को दिन की अवधि कितनी होती है, 21 जून को दिन की अवधि, दिन जो है 13 घंटे 27 मिनट का होता है, मतलब लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि जैसे मान लो 5, साढ़े पाँच बजे को सूर्योदय होता है और शाम को 5:30, 7:30 या 8 बजे करीब पर सूर्यास्त होता है। तो ये कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण दिन रात जो है छोटे बड़े होते हैं। इसके अलावा देखो इस ऋतु के अंदर तापमान बढ़ता रहता है। जैसे मान लो अपने जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थल, इस मरुस्थल के अंदर जैसे गंगानगर है, जैसलमेर है, चूरू है, चूरू के अलावा बाड़मेर, बीकानेर जो भी है,
सीकर, चूरू, झुंझुनू सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो इन क्षेत्रों में तापमान जो वो 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग जून में तापमान चला जाता है। मई और जून के अंदर अपने कहते हैं कि सबसे गर्म महीना कौन सा, तो जून का है। तो मई जून के अंदर जो है तापमान वो 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर जाता है कई बार। श्री गंगानगर है, भोजपुर है, जैसलमेर है, चूरू है, इन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी पड़ती है। कारण मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी है, ज्यादा गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है ना। तो ये इस क्षेत्र के अंदर 45 से 50 डिग्री लगभग तापमान बनता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के कारण, ठीक है, मरुस्थल के अंदर रेत गर्म हो जाती है और यहाँ का तापमान ज्यादा होता है। इसके कारण इस भाग से गर्म हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हवाएं है वो पश्चिम से चलती है, पश्चिमी हवाएं चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के कारण पश्चिम में मरुस्थल के ऊपर से आती है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसके कारण वो हवाएं जो है गर्म होती है और उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। कहते हैं ना लू चल रही है, तो लू कैसे चलती है, इन रेगिस्तानी इलाकों से वो हवाएं आती है और रेगिस्तान की मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म होती है, उसी की वजह से वो हवाएं बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसके कारण उन हवाओं को अपन क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा और अगर बात करें तो देखो यहाँ पर इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापांतर अधिक मिलेगा आपको। तापांतर, तापांतर का मतलब दिन व रात के तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। ठीक है, दिन व रात के तापमान में अंतर को तापांतर कहते हैं। जैसे दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात का लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो ये तापांतर भी क्यों पाया जाता है, तो तापांतर के पाए जाने का कारण यही है क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होने के कारण दिन में गर्मी ज्यादा हो जाती है और रात को सूर्य ढलने के बाद में ये वापस में ठंडी जल्दी हो जाती है। इसी के कारण ये दिन और रात के तापमान में अंतर भी पाया जाता है। ठीक है, लू के बारे में बता दिया हमने, लू चलती है। इसके अलावा यहाँ पर कई बार वायु का एक भंवर, इसी भाग के अंदर वायु का भंवर होता है। ये भंवर चलता रहता है रेगिस्तानी इलाकों के अंदर, जिसको अपन स्थानीय भाषा में भूपलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूपलिया। ये भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत इसी टाइम पर चलता है। इसके अलावा और क्या खासियत है देखो, फटाफट देख लेते हैं। मई जून के अंदर आंधियां, रेतीली धूल भरी आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां भी चलती है। धूल भरी आंधियां चलती है क्योंकि यहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बनता है, उसी की वजह से यहाँ पर लगातार धूल भरी आंधियां चलती रहती है। तो इन धूल भरी आंधियां जो ये भी अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, मतलब वायुमंडल को दूषित करती है। काली बिजली आती है, कई बार अपने भी आकर आती है। तो धूल भरी आंधियां चलती है मई जून के अंदर। राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी चलती है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा आंधी चलती है, लगभग 27 दिन लगातार यहाँ पर आंधी चलती है श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है ना। प्रश्न आ जाएगा कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा आंधी चलती है, तो श्री गंगानगर के अंदर लगातार आंधी चलती है 27 दिन। फिर बीकानेर इसमें 18 दिन आंधी चलती है। जैसलमेर में 17 दिन आंधी चलती है। लेकिन जैसलमेर साइड में तो लगातार क्या रहती है, हमें संचालित होती है। इसी की वजह से यहाँ पर ये रेतीली आंधियां लगभग चलती रहती है, पवन ऊर्जा की बहुत सारी संभावना बन जाती है। ठीक है। अब देखो कई बार इस ऋतु के अंदर कम दाब का क्षेत्र विकसित होने के कारण कई बार मानसून से ऊपर की बरसात भी कई बार हो जाती है। एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, जून के अंदर यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, तापमान क्या होता है, अधिक होता है। और जब तापमान यहाँ पर अधिक होता है तो यहाँ पर न्यून दाब विकसित होता है। वायु दाब कौन सा बनता है, न्यून दाब। तो ये न्यून दाब जो है ये वर्षा को आकर्षित करता है, वर्षा या मानसून को आकर्षित करता है। तो अपने मरुस्थलीय जो भाग है, ये मरुस्थलीय भाग जो है अपने मानसून को आकर्षित करता है, उसकी वजह से अपने भारत के अंदर वर्षा होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ग्रीष्म ऋतु आप लोगों को समझ में आएगी किस प्रकार
प्रकार से ग्रीष्म ऋतु होती है, कितना बड़ा दिन होता है और दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, और ये किस प्रकार से अपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर हवाएं चलती है, कितना तापमान होता है, कौन से क्षेत्र में अधिक तापमान होता है। अगर बात कर लें और भी तो देखो सबसे गर्म महीना तो आपका उत्तर हो जाएगा जून। जून सबसे गर्म है। सबसे गर्म स्थान चूरू। सबसे ठंडा भी कौन सा है, ठंडा भी चूरू। सबसे शुष्क कौन सा है, तो शुष्क आ जाएगा भगवती। ठीक है, आर्द्र कौन सा है, तो झालावाड़ आ जाएगा। ठीक है, झालावाड़। तो इस प्रकार की कुछ फैक्ट और भी है, इसको आगे अपन देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।